तो जैसे मैं बोल रहा था कि बेसिक चीजों को क्लियर करते हैं, तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं चार्ज से, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट। हम सबको पता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, एटम्स होता है ना। लेकिन जो बात मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सारी चीजें किताबों में हम कुछ जानते हैं, उसको मेमोरी में सेट करना होगा, उसके कुछ वैल्यूज हमको पता होने चाहिए और वो हमेशा हमको याद रहने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बताओ भाई कि ये चार्ज है क्या चीज, चार्ज क्या होता है ना? चार्ज क्या है? चार्ज आता कहां से? सो व्हाट इज चार्ज एंड हाउ दिस अपीयर्स, इसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एटॉम्स में जाना पड़ेगा, इसके अंदर जाना। ये पूरा यूनिवर्स जो है उसमें जितने सारे मेटल्स है, मटेरियल्स है, नॉन मेटल्स है, गैसेस है, जो भी है, उसके अंदर जाते हैं तो हमको क्या मिलता है? एटम्स मिलते हैं। तो यूनिवर्स जो है, पूरा यूनिवर्स किस चीज से बना है? यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स। क्या है बताओ? एक तो हो गया मैटर, और क्या है बताओ भाई? इंटरेक्शन नहीं होगा तो मजा नहीं आता है क्लास में। यूनिवर्स क्या चीज से बना है? एक मैंने आ गया तो मैटर हो गया, एक मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ये हमको पता है। और क्या चीज है यूनिवर्स? और क्या चीज मिलेगा? हाँ नीलकमल बोलो। एंटी मैटर शायद से। नहीं, मैटर्स एंड दूसरा चीज देखने को मिलेगा आपको, फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ये पूरे यूनिवर्स में जितनी सारी चीजें हैं उसमें उसको हम दो चीजों में डिवाइड करते हैं, एक होता है मैटर, दूसरा होता है फील्ड। और फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं, है ना। अब मैटर क्या है? व्हाट इज मैटर? मैटर किसको बोलते हैं? मैटर किसको बोलते हैं बताओ? आप मैटर किसको बोलोगे? इसका डेफिनेशन क्या दोगे? कैसे होगा? क्या चीज को आप मैटर बोलते हो? जय सूर्या बोलो। स्पेस जो स्पेस ऑक्युपाई करता है ना। सो ऑक्युपाइज वॉल्यूम एंड मैटर में क्या होगा? उसका एक मास होगा। तो कोई भी चीज है जिसका मास है और जो वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, उस चीज को हम मैटर बोलते हैं। और ये हमने क्लास 8, 9, 10 से हमने सीखा है, इस चीज को देखा है। चलो मैटर ऐसा होता है, वैसा होता है। मैं आपको एकदम बेसिक पे लेके जा रहा हूं ताकि वो सारी चीजें आपको फिर से मेमोरी में आ जाए, बहुत जरूरी है। सो मैटर क्या है? वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है और स्पेस, स्पेस पे वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है और जिसका मास है ना। नाउ मैटर इज मेड अप ऑफ व्हाट? मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हम जानते हैं। और मॉलिक्यूल्स किस चीज से बना है? एटम्स से बना है। अब एटम्स को अगर फर्दर इसको अगर तोड़ते हैं तो उसके अंदर क्या मिलता है हमको? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। ये तो शुरुआत है, देखो यहां से शुरू करो, जहां से शुरुआत हुआ। तो शुरुआत कहां से हुआ? कि एटम से हुआ। और एटम के अंदर घुस के देखो तो उसमें मिलेगा आपको प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अभी आप लोग बताओ, व्हाट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? 1.6 into 10 to the minus 19. 1.6 into 10 to the minus 19 कूलम। और ये नेगेटिव चार्ज है ना। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? बोलो बोलो। What is the charge of a proton? नहीं बताएगा तो?
नीलकमल 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb positive. Positive. Yes, exactly. So charge of a electron and charge of a proton are same. सिर्फ क्या है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है ना। और किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अगर हम एटम बोलते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू योर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ना, उसमें कोई चार्ज नहीं होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस पे मिलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसी के बराबर है। ठीक है, अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो क्या बन जाएगा वो एटम, दैट एटम विल बी आयनाइज्ड एटम। और अगर इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है तो फिर वो पॉजिटिव आयन बनेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन वो एटम एक्सेप्ट करता है तो क्या बनेगा, निगेटिव आयन बन जाएगा। सो आयनाइज्ड एटम बन जाएगा, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के हिसाब से। और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है। नाउ टेल मी व्हाट इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, प्रताप दास, व्हाट इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कोई बताएगा? अमलान, नहीं पता। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन नहीं पता। Sir, Mass of 9. an electron, 1.9 into 9 10 to the power minus 31 9.1 or into 10 to the 9. power minus 31 kg। ठीक है, देखो ये डाटा एकदम बेसिक है, किसी 8 का स्टूडेंट को पूछो तो उसको पता है। हम इंजीनियर बन चुके हैं लेकिन हम भूल चुके हैं, ऐसा नहीं है कि हमको नहीं पता है, लेकिन इसको याद रखना पड़ेगा आपको। सो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to the power of minus 31 kg। What is the mass of proton? 1.6 into 10 to the power minus 27 kg। ठीक है, सो यहां से अगर आप देखोगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच लेस देन योर मास ऑफ प्रोटॉन। ये माइनस 10 to minus 27, this is 10 to minus 31। so mass of electron is negligible as compared to the mass of proton। तो अगर ऐसा है तो जो एटम होता है, और एटम का जब हम मास कंसीडर करते हैं तो दैट मास इज द मास ऑफ द न्यूक्लियस। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। सो मास ऑफ न्यूक्लियस मतलब क्या, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू योर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और इन दोनों का जो मास होगा वही अपना एक एटम का मास होता है ना। सो मास में इलेक्ट्रॉन का मास कंसीडर नहीं करते हैं, नेग्लिजिबल होता है। चलो समझ गए। अब बताओ 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू चार्ज ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। कितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिलके 1 कूलम चार्ज होगा। One coulomb charge is equal to charge of 6.232 into 10 to the power of 18 number of electrons। कैसे बोल रहा हूं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb है। तो 1 coulomb is equal to what, 1 by 1.6 into 10 to the power of minus 19, sorry, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना। सो 1.6 को अगर 1 by 1.6 करोगे तो आपको मिलेगा 6.232 इंटू, और ये माइनस 19 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 10 to the power of 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना इस डाटा को तो एटलीस्ट मत भूलना। ये जो डाटा है उसको पेज के कॉपी के एकदम सामने लिख के रखो, इसको तो मत भूलो एटलीस्ट। क्या क्या है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
और क्या है 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू 6.232 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज। मतलब हम जब यूनिट चार्ज बोलते हैं, जब हम यूनिट चार्ज बोलते हैं, हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे या फिर एनालिसिस करेंगे और जहां पे हम कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और यूनिट पॉजिटिव चार्ज के वजह से इतना फील्ड हो रहा है। अरे कहां से आ रहा है भाई? चलो, सो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और उसके वजह से कितना फोर्स आ रहा है या फिर क्या फील्ड हो रहा है। तो जब हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोल रहे हैं ना, तो वहां पे एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं, वहां पे हम बोल रहे हैं 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज पकड़ रहे हो, और 1 कूलम चार्ज का मतलब 10 टू द पावर ऑफ 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप पकड़ रहे हो, है ना। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को बोल रहे हो आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ऐसा नहीं है कि वहां पे हम एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करेंगे। तो ये सारी चीजों को समझना इंपॉर्टेंट है। हमने क्या क्या देखा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the minus 19 कूलम, चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 into 10 to the minus 19 कूलम, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to the minus 31 kg, mass of proton 1.6 into 10 to the minus 27 kg. 1 coulomb charge is equal to 6.232 into 10 to the 18 number of electrons charge. Sir. हाँ Sir, এই মাত্র যে আপনি কলে n to the power 18 number of electrons. Sir, এইটো বুজিলো যে n to the power 18 number of electrons 6.2322 4 পৰা আহিল বুজাই দিব নেকি? 1 by 1.6 into 10 to the power of minus 19, इसको अगर आप कैलकुलेटर मारोगे तो कितना आएगा? 1 by 1.6 मार के देखो, है ना। 1 by 1.6 मारते हैं तो ये आता है 0.625, और ये क्या आ गया 10 to the minus 19 ऊपर आएगा तो 10 to the 19 हो जाएगा। तो इसको क्या कर रहे हैं, एक डेसिमल इधर कर रहे हैं, तो 6.25 into 10 to the power of 18 लिख सकते हो, है ना। ठीक है। सो ये 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power of minus 19 कूलम। तो 1 कूलम इक्वल टू व्हाट? 1 कूलम इज इक्वल टू 1 by 1.6 into 10 to the minus 19। आई थिंक क्लियर हो गया, है ना। जय सूर्या। यार आप लोग बात करना, कुछ पूछते हैं ना, तो नहीं तो थोड़ा गैप हो जाता है ना। क्लियर हो गया? नहीं तो समझ में नहीं आता। ओके। हाँ, क्या होता है ना कि मैं ऑनलाइन क्लास में दिक्कत ये है कि मैं आपको नहीं देख रहा हूँ, अभी मेरे सामने सिर्फ कंप्यूटर है और आप लोग आराम से बैठे हो, तो मेरे को समझ में नहीं आता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। जब तक आप लोग थोड़ा सा अगर कुछ पूछते हैं, रेस्पॉन्स मिलते हैं हाँ ना, तो पता चलता है कि नहीं यार वहां पे सुन रहे हैं लोग, है ना। अदरवाइज ऐसा लगता है ऑकवर्ड टाइप फील होता है। एनीवेज, सो अभी बताओ एटॉमिक नंबर क्या है? व्हाट इज एटॉमिक नंबर? देखो मैं कहां पे बात कर रहा हूं, एकदम बेसिक पे। एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं, लेकिन हम एटॉमिक नंबर को क्या बोल रहे हैं? जेड से डिनोट करते हैं, और दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्योंकि जब एटम अगर न्यूट्रल है तब तो इसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे, लेकिन अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया या फिर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया तो ये आयन बनेगा, और जब आयन बन जाएगा, आयनाइज्ड एटम बनेगा, तो क्या होगा? इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम नहीं होंगे, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा।
समझ में आया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज नहीं होगा, प्रोटॉन्स निकल के नहीं जाता है तो इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा या फिर इलेक्ट्रॉन आएगा। चलो समझ गए इतना, है ना? अब आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। और ये जो डाटा है इसको मैं बोल रहा हूँ ना, एकदम पेज के ऊपर रखना है, डेली एक बार देख लेना, ये भूलना नहीं चाहिए, ये एकदम बेसिक चीजें हैं। नेक्स्ट, अब देखते हैं कि एटम्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस, जैसे हमने बताया, और क्या है इसमें, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना? तो ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव न्यूक्लियस है, और ये दोनों के बीच में कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? ये दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मतलब पॉजिटिव न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ। तो व्हाई दिस इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस? ये न्यूक्लियस पे जाके मार्च हो जाना चाहिए, है ना? यहाँ पे आ जाना चाहिए था, ये इतना दूर पे कैसे रह रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स रोटेट अराउंड द न्यूक्लियस इन ए स्पेसिफिक ऑर्बिट, क्योंकि वो रोटेट करता है इस एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे। तो इसमें क्या होता है, इसमें एनर्जी होता है दो तरीके का, एक तो काइनेटिक एनर्जी, दूसरा होता है इसका पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्यों आ रहा है? क्योंकि वो रोटेट कर रहा है, वो मूव कर रहा है, तो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगा। और पोटेंशियल एनर्जी क्यों आता है? क्योंकि जो चीज इसको खींच रहा है, जो न्यूक्लियस है, उससे वो एक दूरी मेंटेन करके बैठा हुआ है, एक डिस्टेंस पे है। अभी एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको अगर मैं ग्राउंड से ऊपर उठाता हूं तो ये ग्रेविटी इसको खींच रहा है, तो इसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी आया। मैं इसको छोड़ दूं जमीन पे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो यही चीज होता है कि ये डिस्टेंस पे है न्यूक्लियस से, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है। अब क्या है कि टोटल एनर्जी फिर इसमें कितना होता है, वो थोड़ा सा निकालते हैं, देखते हैं कि कितना होगा। कि काइनेटिक एनर्जी क्यों आ रहा है? क्योंकि वो v वेलोसिटी से हम पकड़ रहे हैं, मूव कर रहा है। तो इस पॉइंट पे अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो ये यहां से निकल के चला जाना चाहिए था, बट क्यों रुका हुआ है? बिकॉज पॉजिटिव चार्ज जो सेंटर पे है वो इसको खींच के रखा है ना? तो वो ऑर्बिटल में घूम रहा है, मतलब क्या लग रहा है इसमें, इस सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। इसका डिस्टेंस कितना पकड़ रहे हैं हम लोग? rn डिस्टेंस पकड़ लेते हैं। तो अगर rn डिस्टेंस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो हमको क्या पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? mv² अपन r होता है, जितना डिस्टेंस है। और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन का, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू योर z एटॉमिक नंबर, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज, हम पकड़ रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक प्रोटॉन का चार्ज क्या पकड़ रहे हैं? E पकड़ रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा? याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है? Q1 Q2 अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r²। याद है ये वाला? किसका लॉ था, किसका फॉर्मूला है ये? कौन सा फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का? कौन दिया था, किसके नाम पे है? कोलम्स, ठीक है, कोलम्स लॉ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है यहाँ पे अप्लाई होगा, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज गिवन बाय योर Q1 Q2। अगर दो चार्ज है, यहाँ पे एक Q1 चार्ज है, यहाँ पे एक Q2 चार्ज है, और दोनों के बीच का अगर हमको फोर्स निकालना है तो फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ठीक है? एंड देयर इज ए कांस्टेंट। तो ये तो प्रोपोर्शनल हो गया। अब इसको कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट यूज करेंगे?
वो कांस्टेंट होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज दिस एप्सिलॉन नॉट? ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट है। क्या बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिकल में? परमिटिविटी। परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलेंगे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, इस पे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, क्योंकि डिपेंड करेगा ना कि भाई फोर्स तो लग रहा है, कौन से मीडियम पे रखा है, क्या वो वैक्यूम में है, क्या वो एयर में है, क्या वो आयरन में है, क्या वो कॉपर में है। तो अलग अलग मीडियम के हिसाब से जो फोर्स अप्लाई होगा दो चार्ज के बीच का, वो वेरी करेगा। तो उस मीडियम का जो एबिलिटी हम पकड़ रहे हैं चार्ज को पकड़ने का, दैट इज डिफाइंड बाय योर परमिटिविटी। सो परमिटिविटी को हम क्या क्या बोल रहे हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और इसको डिफाइन करते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम लोग एप्सिलॉन से। एंड वी नो दैट एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, है ना। जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। ये है आपका मीडियम का परमिटिविटी एब्सोल्यूट, और एप्सिलॉन नॉट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम। तो एप्सिलॉन क्या है? कोई भी मीडियम अगर आप पकड़ते हो, कॉपर ले रहे हो, आयरन ले रहे हो, तो उसका परमिटिविटी कैसे निकाल रहे हैं हम? कंपेयर कर रहे हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर से। ठीक है। एंड एप्सिलॉन आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी है, और रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो जाएगा? देन एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग गया है इसके ऊपर। दिस इज द चार्ज, इसको हम Q1 बोल दे। दिस इज द चार्ज जो घूम रहा है यहाँ पे, उसको हम Q2 बोले। दोनों Q1 और Q2 का वैल्यू क्या है? E है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही हम पकड़ रहे हैं। और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है? Z है, तो Z इंटू E हो गया, मल्टीप्लाइड बाई E, क्योंकि एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के ऊपर का फोर्स हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है। अब देखना कभी और भी परेशानी आती है आप हमको, क्या चीज? जब हम फोर्स बोलते हैं, जैसे मैंने बोला कि फोर्स इन बिटवीन द टू चार्जेस, जब हम बोल देते हैं ना कि इन बिटवीन, तो कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन हो रहा है कि ये जो फोर्स लग रहा है वो किसके वजह से लग रहा है? तो ये फोर्स क्या हो रहा है कि फोर्स कभी भी इन बिटवीन फोर्स नहीं होता है, फोर्स किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है। जैसे फोर्स ऑन दिस Q2 बाय दिस Q1 और ड्यू टू दिस Q1, या फिर हम बोल सकते हैं द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू दिस Q2। अगर इस तरीके से आप समझोगे या पढ़ोगे या देखोगे चीज को, तो बहुत इजीली क्लियर होगा चीजें। क्या है कि फोर्स जो होगा कहीं पे भी, आप एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे आप जाके किसी चीज से पुश कर रहे हो, तो फोर्स अप्लाइड बाय यू ऑन दिस ब्लॉक, या फिर फोर्स अप्लाइड बाय दिस ब्लॉक ऑन यू, इस टाइप से बोलना। ठीक है। सो यहाँ पे, और ये दोनों फोर्स क्या होगा? दोनों फोर्स क्या होगा? बराबर होगा, अकॉर्डिंग टू योर न्यूटन्स थर्ड लॉ, है ना। तो यहाँ पे देखो चार्ज हो गया आपका ZE, और इसका चार्ज है E 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस RN स्क्वायर। अब अगर इसको कैलकुलेट करते हो तो काइनेटिक एनर्जी कितना है भाई? काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। यही तो काइनेटिक एनर्जी होता है। यहाँ पे mv स्क्वायर तो मिल गया, हाफ कर दो इसको, हाफ mv स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो सेम है, आधा हो गया, 8 हो गया, और Rn और स्क्वायर कट गया, तो हो गया आपका ZE स्क्वायर डिवाइड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn। इतना काइनेटिक एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन पे होता है जब वो
कोई एक ऑर्बिट पे रोटेट कर रहा है। क्लियर? सो काइनेटिक एनर्जी निकालना हमको आ गया है ना। अब देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी जो होगा इलेक्ट्रॉन पे, वो पोटेंशियल एनर्जी कौन दे रहा है इसको? इट इज ऑल्सो ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि यहाँ पे जो खड़ा है तो इसके ऊपर क्या लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। और पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं कि इट इज द फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हो इसको। और क्या है? ZE, ये तो हो गया टोटल चार्ज, और मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड इट इज माइनस E। सो कितना हो गया? माइनस Z² बाई 4πε0 इंटू R। समझ में आया? दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। सेम टू सेम Z, यहाँ पे क्या है? Z² डिवाइडेड बाई 8πε0 RN। पोटेंशियल एनर्जी कितना है? Z² डिवाइड बाई 4πε0 इंटू RN। समझ गए? तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आधा होता है जितना पोटेंशियल एनर्जी होता है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? निगेटिव है। देखो काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव नहीं होता है। आपके मन में ये सवाल आना चाहिए था, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे जब मैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज पकड़ रहा हूं तो क्या ले रहा हूं? माइनस E। यहाँ पे जब मैंने चार्ज लिया तो यहाँ पे प्लस E ले लिया, यहाँ पे निगेटिव साइन मेंशन नहीं किया, है ना। सो यहाँ पे जब मैं कर रहा हूं ना, ये क्या है? एक फोर्स में पकड़ रहा हूं जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, और फोर्स अगर मैं माइनस बोलता भी हूं तो क्या है? उसका डायरेक्शन चेंज होगा, माइनस F इधर हो जाएगा। सो डायरेक्शन चेंज होगा। और काइनेटिक एनर्जी जब हम कंसीडर कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। माइनस दोगे तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, है ना, बट द वैल्यू रिमेन सेम। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव हो सकता है। कैसे बोल रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव हो सकता है? अब पकड़ लो, यहाँ पे ये मेरा ग्राउंड है, इफ दिस इज माई ग्राउंड, और एक बॉल है यहाँ पे रेस्ट पे है। अब इस बॉल पे जो पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है वो प्लस है कि माइनस है? ये नेगेटिव है ना, क्योंकि ये तो मेरा ग्राउंड है। इसको अगर यहाँ पे उठा के लाओ तब जाके जीरो है। तो ये जो एनर्जी ये स्टोर करके बैठा है, इसको ग्राउंड लेवल पे लेके आने के लिए मुझको कोई एक एनर्जी लगाना पड़ेगा इसके ऊपर। तो पॉजिटिव एनर्जी लगाएंगे तब जाके वो जीरो पे आएगा। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो नेगेटिव नहीं होता है, वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। क्लियर? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? देखो ये थोड़ा सा बेसिक चीजें हैं और आप लोग काफी दूर चले गए हो इससे, इसलिए थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन ये इसको बताना जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूजन, जो वैक्यूम, जो वॉइड बना हुआ है ना अंदर में, वो क्लियर नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा फिर। तो हमने ये समझ लिया कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या क्यों घूम रहा है, क्योंकि इसमें एक टोटल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, एंड नेट एनर्जी जो होगा, टोटल एनर्जी होगा, वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा, एंड व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड? इट इज माइनस Z² बाई 8πε0 Rn, इतना होगा, है ना। ये दोनों को ऐड कर देंगे तो आधा हो जाएगा, खत्म। सो द टोटल एनर्जी इज निगेटिव। टोटल एनर्जी क्या आया? निगेटिव। दैट मीन्स देयर इज ए बाइंडिंग फोर्स। अगर इसका इलेक्ट्रॉन का एनर्जी पॉजिटिव आ जाता, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाता। अब इलेक्ट्रॉन में क्या है? नेगेटिव एनर्जी है, तो वो न्यूक्लियस के साथ बाइंडिंग फोर्स पे है। अब इसको अगर निकालना है तो हमको यहाँ पे कुछ एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन को अगर आपको एनर्जी सप्लाई करना है तो आप कैसे दे सकते हो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई करना है तो क्या क्या मोड पे आप एनर्जी सप्लाई कर सकते हो, बताओ? हीट या फिर लाइट, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लाइट या फिर हीट, मतलब फोटॉन्स, क्वांटस में वो एनर्जी लेगा, ठीक है। सो अगर आपको ये पता करना है कि हमने ये जो Rn बताया अभी, ये Rn का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस पे, कितना रेडियस पे वो इलेक्ट्रॉन खड़ा है, तो उसको भी देख लेते हैं। इजी चीज है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो
mv square upon rn is equal to क्या बताया, टोटल चार्ज इन द न्यूक्लियस Ze मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन E और डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये कहां से आया था, ये आया था हमारा F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। इस यहां से कूलम्ब्स लॉ से हमको मिला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना होता है, और अगर इतना होता है तो Rn का वैल्यू क्या हो गया, Rn का वैल्यू हो गया आपका Z स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो वेलोसिटी और मास इसके टर्म्स में आया। सो अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी एंगुलर मोमेंटम ऑफ इज गिवन बाय योर nh by twice pi mvrn mvr, ठीक है। सो यहाँ पे हम nth ऑर्बिटल्स का बात कर रहे हैं तो rn से डिनोट कर रहा हूं मैं। सो nh by twice pi, n क्या है और h क्या है, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। तो वेलोसिटी निकाल दिया, वेलोसिटी कितना होगा nh by twice pi mrn, ठीक है, nh by twice pi mrn। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता है, अभी देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता है ना, प्लैंक कांस्टेंट हमको पता है, प्लैंक कांस्टेंट कितना होता है, प्लैंक कांस्टेंट कितना होता है 6.6 into 10 to the power of -34 जूल सेकेंड। सो प्लैंक कांस्टेंट हमको पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये पता है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या आया, Rn का वैल्यू आ गया आपका Z स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई mz स्क्वायर, इतना आ गया आपका Rn का वैल्यू। हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे v स्क्वायर के जगह पे v का वैल्यू बेटा दिया, कहां से, एंगुलर मोमेंटम के थ्योरी से। एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय योर nh by twice pi is equal to mvr, है ना। सो Rn अगर निकल गया ना, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ Rn हमको क्या मिलेगा, टोटल एनर्जी इज गिवन बाय Z स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn, थोड़ा देर पहले निकाला था, इसी में आप बिठा दो तो आपको मिलेगा जो वर्क डन है और टोटल एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ जूल्स, यह आएगा -21.76 into 10 to the power of -19 Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। और इससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, ये क्या है, जूल्स में है, इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मच जूल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू हाउ मच जूल, is equal to 1.6 into 10 to the -19 joule. So energy of an electron कितना हो गया, it is given by -13.6 Z square n square इलेक्ट्रॉन। इसको नोट करके रखो, डेरिवेशन जरूरी नहीं है, ये फॉर्मूला जरूरी है। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला दे दूं आपको समझ में नहीं आएगा, आपको याद नहीं रहेगा, इसीलिए वो डेरिवेशन के साथ में लिख रहा हूं। ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल पे बैठा है तो कितना एनर्जी लेके बैठा है, ठीक है। तो कितना एनर्जी होगा, -13.6 into Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। व्हाट इज Z, Z इज द एटॉमिक नंबर, ठीक है, और n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट पे बैठा है। समझ में आया। अब आते हैं इजी टर्म्स पे आ जाते हैं। एटम्स आर मेड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, ये कर लिया। अब जो एनर्जी का बात कर रहे हैं, एनर्जी शेल, वो जो शेल है वो शेल किसे रिप्रेजेंट करते हैं, KLMN, है ना। और ये क्या डिनोट करता है, इट डिनोट्स योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 1 2 3 4। अब बताओ मेरे को मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल्स में कितने होंगे, What will be the maximum number of electrons? 8. Na, galat. 2n square. Yes. So maximum number of electrons in a shell will be 2n square. इसका मतलब K shell में जो होगा
2, n इक्वल टू 1। एल शेल में कितना होगा 2 स्क्वायर मतलब 4 इंटू 2 8। एम शेल में कितना होगा 3 स्क्वायर 9 इंटू 2 18। एन शेल में कितना होगा 32 होगा। तो एक एक शेल में क्या है इलेक्ट्रॉन्स उतना ही रख सकता है। तो फर्स्ट ऑर्बिटल के शेल में कितना है भाई 2n स्क्वायर। के शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो एक हो गया हाइड्रोजन, दूसरा हो गया हीलियम, हो गए मेरे 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन अगर है तो 2 प्रोटॉन भी आएंगे यहाँ पे, है ना, न्यूक्लियस पे। सो आ गए 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन। अब तीसरा वाला जब आया लिथियम, तो यहाँ पे के शेल में और जगह नहीं है, तो कहाँ जाएगा, हो जाएगा आपका एल शेल में, सेकंड शेल में। और फिर बेरिलियम आएगा, बोरॉन आएगा। इस टाइप से आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो साथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता रहेगा। और कहाँ पे जा रहा है ये एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। अब सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल कितना होगा। 8। आउटर मोस्ट शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन पकड़ सकता है। तो यहाँ पे तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए एनियन पे। उसके बाद अगर हम और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस शेल में तो 8 ही आएगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे नहीं रख पा रहा है तो एम शेल में दे दिए, है ना। अब सवाल ये है आपसे कि अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है तो एम शेल में 18 कैसे पकड़ेगा भाई। एन शेल में 32 कैसे पकड़ेगा। आउटर मोस्ट शेल अगर एन है तो इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएगा, 8 ही आ सकता है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि ट्वाइस एन स्क्वायर है। एनी आंसर फ्रॉम योर साइड, कैसे होता होगा। कोई जवाब। देखो ये क्या क्यों दिखाया मैंने, ये पीरियोडिक टेबल है, हमको पता है पीरियोडिक टेबल किस बेसिस पे अरेंज किया हुआ है, एटॉमिक नंबर पे अरेंज किया हुआ है। और पीरियोडिक टेबल में 3 टाइप के एलिमेंट हमको देखने को मिलते हैं। एक होता है मेटल, दूसरा होता है आपका नॉन मेटल, है ना, नॉन मेटल, और तीसरा चीज क्या होता है मेटलॉइड्स, है ना। सो मेटलॉइड्स। और ये मेटलॉइड क्या है और कितने मेटलॉइड है, 7 मेटलॉइड्स है। उसमें से हमारा बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है मेटलॉइड्स, ठीक है। और बाकी चारों को जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है इलेक्ट्रिकल साइड से, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। कहाँ पे यूज होता है बताओ, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम सेमीकंडक्टर। तो ये जो सेमीकंडक्टर बनता है ये किस चीज से है, मेटलॉइड से, मेटलॉइड्स, है ना। क्यों बोल रहे हैं और क्यों सिलिकॉन और जर्मेनियम को कंसीडर करें, इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया। तो आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि सिलिकॉन का एनर्जी एट रूम टेम्परेचर कितना होता है, गैप एनर्जी गैप Eg। जर्मेनियम का गैप एनर्जी कितना होता है, एनर्जी गैप या फिर बैंड गैप कितना होता है, एट रूम टेम्परेचर कितना होता है, एक एब्सोल्यूट जीरो कितना होता है ना, थर्मल वोल्टेज कितना होता है। तो इसके लिए इसी चीज को समझाने के लिए ये सारा इतना सारा बातें हम बताए आपको। क्लियर। तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये सब अभी नहीं जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि शेल जो होता है उसको हम फिर से किस में डिवाइड करते हैं, सब शेल्स में डिवाइड करते हैं। एस पी डी एफ ये सारे सब शेल्स होते हैं। और सब शेल क्या होते हैं, ये एजिमुथल आपके क्वांटम नंबर्स होते हैं। मतलब जो शेल है आपके के एल एम एन, इनको फिर से हम क्या कर रहे हैं, हम सब शेल्स में डिवाइड कर दे रहे हैं। और सब शेल क्या क्या बोल रहे हैं, एस पी डी एफ ये सब शेल्स होते हैं। और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के हिसाब से जब चलते हैं तो जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो वो लोएस्ट एनर्जी टू हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे जाता है। एंड
अगर आप देखोगे कि इसका वैल्यू कितना होता है, एल का वैल्यू जो होता है वो होता है 0 to n-1, ठीक है, 0 to n-1 इसका वैल्यू होता है। इसका मतलब के शेल के लिए के शेल इज इक्वल टू 1, एल इक्वल टू 2, एम इक्वल टू 3, एन इक्वल टू 4। ये हो गया हमारा एन। अब एल का वैल्यू निकालो, एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, के इक्वल टू 1 होगा तो एल का वैल्यू कितना है, सॉरी एन 1-1 मतलब 0, एल 0 होगा और एल शेल में कितना है 2 है, सो एन 2-1 इज इक्वल टू 1, सो 0 and 1। फिर n इक्वल टू 3 अगर हम पकड़ते हैं तो ये हो जाएगा 0, 1, 2। इसी के हिसाब से आ रहा है आपका एस पी डी एफ। अब एस सब शेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्लेस्ड इन ए शार्प शेल। एक शार्प शेल में कितना मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, तो ये देता है आपको 2 into 2l+1 के हिसाब से। तो अगर l इक्वल टू 0 है तो एस शार्प शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2। पी शार्प शेल में देखो l का वैल्यू क्या है, 0 and 1 है, तो 0 मतलब 2 और 1 का मतलब कितना होगा 1, तो 3 और कितना हो गया 2 into 3 मतलब 6, तो P में आएगा 6, D में आएगा 10, F में आएगा 4। एस शार्प शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6, D में 10, F में 14, इतना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पकड़ सकता है। इसीलिए जब हम एनर्जी के हिसाब से इस चीज को रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, और एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जब हम भरेंगे तो हम देखेंगे कि जब कभी भी 3D आ रहा है ना, 3D से पहले आपका 4s फिल हो रहा है, ठीक है, तो हमेशा 3D शेल जो होगा, सब शेल जो होगा, उसके ऊपर आपका एक 4s और 4D के ऊपर 5s ये आ जाएगा पहले से। तो आपका जो आउटर मोस्ट शेल होगा, उस आउटर मोस्ट शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं मिलेंगे। समझ में आया, क्योंकि ये जो D का जो 10 है वो अंदर में बैठा रहेगा, उसके बाहर आपका S का 2 मिलेगा ही मिलेगा हमेशा, 3P के बाद 4S। इस चीज को और बढ़िया से बाद में समझाऊंगा, अभी समझाने जाएंगे तो आप लोगों को बोर्ड लग रहा होगा। मैं क्या करता हूं, यहां से हमने देख लिया कि होता क्या है, ठीक है, थोड़ा सा याद आया सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, है ना भाई, बताओगे याद आया कि नहीं आया, ये सब पढ़े थे? यस सर, पढ़े थे। हाँ, तो इस चीज को फिर से करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा कवर करना चाहता हूँ। तो एनर्जी किसी, जब कभी भी एनर्जी कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, एक इलेक्ट्रॉन जब किसी एक हायर शेल में जाएगा तो उसको एनर्जी चाहिए, और जब वो हायर शेल से लोअर शेल में आएगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। तो इसी की वजह से क्या होता है कि हम जब जो लाइट आप देखते हो, क्या होता है कि आप उसको एनर्जी दे रहे हो बाय पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटिंग, तो इसको एनर्जी मिल रहा है, वो हायर शेल में जा रहा है, लेकिन वो हायर एक्साइटेड स्टेट पे बैठेगा नहीं। तो एक्साइटेड स्टेट से क्या होगा, वो फिर से एनर्जी को रिलीज करेगा और ग्राउंड स्टेट में आएगा। जैसे वो ग्राउंड स्टेट में आएगा, एनर्जी जो रिलीज होगा, तो उसी से आपको आप हीट बोलो या फिर लाइट एमिट करता है, तो ये सारी बातें आएंगी। तो ये जो एनर्जी एमिट करता है या फिर एब्जॉर्ब करता है किसी भी शेल से किसी भी शेल में जाने के लिए, उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, W2 - W1 = H × F। H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, F क्या है, फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन और प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब और एनर्जी रिलीज is given by your W2 - W1 = H। हम कभी भी जो एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन या फिर रिलीज करता है वो किस में करता है, क्वांटम में करता है, पैकेट्स में करता है, और वो पैकेट कितना होता है एनर्जी का, इट इज गिवन बाय योर H, ठीक है। H का वैल्यू याद रखना, प्लैंक कांस्टेंट 6.6 × 10⁻³ 34 जूल सेकेंड, ठीक है। एनर्जी बैंड क्या होता है बताओ, व्हाट इज एनर्जी बैंड?
ये जो एक एक एनर्जी लेयर जो हम बोल रहे हैं यहाँ पे, सो ये जो गैप है ना, 2p शेल हो गया, 2p से 3s, 2p के बाद क्या आ रहा है, 3s सबशेल आ रहा है, या फिर थर्ड शेल आ रहा है। तो इनके बीच में जो एनर्जी गैप है, उसी एनर्जी गैप को हम बोलते हैं गैप एनर्जी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो कोई भी एनर्जी नहीं रख सकता है। अगर उसमें इस लेयर पे जितना एनर्जी चाहिए उतना एनर्जी है तो यहाँ पे रुकेगा, उसके बाद वो एनर्जी को जब लेगा तो वो नेक्स्ट शेल पे ही मूव करेगा। उसके बीच का अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको मिल रहा है ना, तो वो स्किप कर जाएगा, वो लेगा नहीं, ठीक है। वो फ्रैक्शन नहीं लेगा, वो पैकेट्स में ही लेगा एनर्जी को। तो ये एक लेयर से दूसरे लेयर पे वो जंप कर जाता है, ठीक है। अब इसी एनर्जी जब एटम्स मिलते हैं, और यहाँ पे देखा हमने फाइन लाइंस देखा एटम्स के लिए इलेक्ट्रॉन्स का कि एनर्जी लेवल का। लेकिन जब आप कोई एक मैटर बनेगा, एक सॉलिड बनेगा, तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे आके, तो जो एनर्जी लेवल्स है ना, वो एक मोटा रेंज में मिलेगा। उसी रेंज को हम बोलते हैं एनर्जी बैंड। और हमको पता है कि एक बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड, एक होता है आपका वैलेंस बैंड, और दोनों के जो बीच का जो गैप है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फॉरबिडन एनर्जी गैप, है ना। सो फॉरबिडन वैलेंस बैंड क्या है, वैलेंस बैंड इज द हाईएस्ट एनर्जी बैंड occupied by the valence electrons. Valence band is the highest energy band occupied by the valence electrons. इसमें जितना इलेक्ट्रॉन्स होगा वही इलेक्ट्रॉन कंडक्शन करता है। और कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड में क्या है यहाँ पे, सो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्शन नहीं करता है, सॉरी, कंडक्शन बैंड में जो होगा इलेक्ट्रॉन्स वही आपका करंट को फ्लो कराएगा। तो द रेंज ऑफ एनर्जी possessed by the conduction electrons, और ये क्या है, इट इज द लोएस्ट एनर्जी लेवल where at least an unpaired electrons exist. एक होने से भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा उसी। चलो, अगर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में एनर्जी गैप अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो गया तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इंसुलेटर। अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो इसको क्या कहते हो, सेमीकंडक्टर। और अगर ओवरलैप्ड है तो ये हो जाता है अपना कंडक्टर, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस हमने क्या किया, हमने मटेरियल्स को 3 कैटेगरी में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से डिवाइड किया। एक को बोल रहे हैं कंडक्टर, एक है इंसुलेटर, और एक है अपना सेमीकंडक्टर। ये किस चीज पे बेस कर रहा है, ये एनर्जी गैप पे बेस कर रहा है। क्या एनर्जी गैप होता है, एनर्जी गैप होता है ये जो शेल के बीच में इलेक्ट्रॉन्स है, उस इलेक्ट्रॉन्स का कितना एनर्जी है, वो कहाँ पे प्लेस्ड है उसके ऊपर। अगर आउटर मोस्ट शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या बनेगा, कंडक्टर बनेगा। अगर दो शेल के बीच का जो एनर्जी गैप है वो अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से नीचे है तो सेमीकंडक्टर बन जाएगा। और अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है यहाँ पे गैप, तो ये इंसुलेटर बनेगा। अब एनर्जी गैप कहाँ पे बढ़ेगा, जब आप पकड़ लो 2s पे है और 2p सबशेल खाली है, या फिर 2p सबशेल में, p सबशेल में मैंने क्या बोला था, 6 इलेक्ट्रॉन पकड़ सकते हैं, 2p में पकड़ लो 2 इलेक्ट्रॉन है और 2s पे 2 है, तो ये 2s का इलेक्ट्रॉन 2p में मूव कर सकता है कि नहीं। सो यहाँ पे दोनों ही तो सेम शेल में है, तो इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो कम होगा। लेकिन अगर पकड़ लो आपका 2p6 है और उसके बाद 3s आ गया, और 3s में एक इलेक्ट्रॉन है, यहां से इसमें मूव करने में इसको क्या है, एनर्जी गैप 2 सेकंड शेल से थर्ड शेल के बीच का एनर्जी गैप जो होगा वो ज्यादा होगा। तो ये क्या बन जाएगा, इंसुलेटर बनेगा। जब एनर्जी गैप आपका ज्यादा है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो सेमीकंडक्टर, ओवरलैप्ड है तो कंडक्टर्स। यही 3 मटेरियल की स्टडी है अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम सेमीकंडक्टर पढ़ने वाले हैं, कंडक्टर्स पढ़ने वाले हैं, रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, है कि नहीं।
ये जितना सारा बात मैं अभी तक चिल्लाया हूं वो सब आपका पढ़ा हुआ चीजें हैं। ये सिर्फ दिखाने के लिए कि किस तरीके से हम मटेरियल को डिवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे। ओके, किसी का कोई सवाल है तो बताओ, जल्दी जल्दी बोलो, फिर मूव करते हैं दूसरे। एनीथिंग यू वांट टू से? बोलो भाई। कुछ नहीं कहना? Sir, हाँ वाह। sir, এইবিলাক আৰু যদি আমি পিছত চাব খুজো ক'ত চাব পাৰিম? এইটো মই ৰেকৰ্ডিং দিম যে, ক্লাছৰ ৰেকৰ্ডিং পাবা। Sir, recording to ক'ত পাম? ৰেকৰ্ডিংটো এপত বেচত পাবা, ঠিক আছে? এপত বেচৰ লিংকটো মই শ্বেয়াৰ কৰিছো তো। তোমালোকে আমাৰ যোনটো এপ আছে, এপত তোমালোকৰ বেচ আছে, ঠিক আছে? So you should join that batch with your code. তোমালোকৰ কোড হ'ব বেচ কোড। তোমালোকে আমাৰ এপটো খুলিবা। এপ সবে ডাউনলোড কৰিছা না? Yes, sir. ওকে, এপ খুলিলে মই দেখাই দি আছো। এপটো খুলিবা, এপ খুলিলে ইয়াত see all the points that I am mentioning, ji bostu moi koi asu energy kotha কিছুমানৰ লাগিব পাৰে আৰে বাপৰে কিবা ডাঙৰ। এই বস্তুটো যদি তোমালোকৰ মাথাত নাই তেনেহলে বুজিবা তুমি কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে ৰেডি হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। এইবিলাখান বস্তুৱে আহিব, ইলেক্ট্ৰনৰ এনাৰ্জি আহিব, তোমাৰ সেমিকন্ডাক্টৰত ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট কিমান হ'ব লাগে, এনাৰ্জি গেপ এনাৰ্জি কিমান হ'ব লাগে, এইবোৰ প্ৰশ্ন সুধিব, ঠিক আছে? So you should be ready with that. So you see here, screen share kori do. App khuliba, ha, app khuli তোমালোকে ব্যাচ খুলিবা, ইয়াতে ব্যাচেস অপশন এটা পাবা, তোমালোকৰ মোবাইলত খুলিবা তো মোবাইলৰ তলত চাবা ব্যাচেস অপশন আছে। এই ব্যাচেসত যাই তুমি এটা প্লাস সাইন দেখা পাবা, and when you will press this plus sign তো তোমাক ব্যাচ কোড এটা বিচাৰিব। ব্যাচ কোডটো তোমালোকৰ হ'ব APDCL double E electrical engineer double E, and September batch means SCPT September SCPT 21, ঠিক আছে? This is your batch code, সবে লিখি রাখি দিয়া APDCL double E SCPT 21. This is the batch code. ওপেন কৰিলে দেখাব প্লাস সাইন, ব্যাচ ওপেন কৰিলে তাতে ক্লিক কৰিবা, তোমালোকে ব্যাচত আহিবা। ব্যাচত আহাৰ পিছত তোমালোকে ওপৰত স্ক্ৰল কৰিলে ইয়াতে তুমি এটেন্ডেন্স বা সৰি অ্যাসাইনমেন্টস, ইয়াতে এতিয়া কোন কোন আছে? ইয়াতে আয়াতুল্লাহ আছে, বেদান্ত আছে, পৃথ্বীৰাজ পেগু আছে, বাকি আৰু কোনো নাই। তো সবে জয়েন কৰা ব্যাচটো, ঠিক আছে? অ্যাসাইনমেন্ট যিমান দিয়া হ'ব ইয়াতে দিয়া হ'ব, স্টাডি মেটেৰিয়েলস দিয়া হ'ব সব। আৰু কি আছে এপত? তুমি ডাইরেক্ট যদি তুমি মেইন মেনুত যাই স্টাডি মেটেরিয়ালস হোৱা তো তাতে ফ্রি স্টাডি মেটেরিয়ালসত গলে তুমি আৰু বহুত কোয়েশ্চন পেপারস, প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চন পেপার দেখা পাবা। सर ऐप का नाम क्या था सर? ऑन्टोजेनेसिस, ONTOGENESYS, ऑन्टोजेनेसिस। ओके सर, ठीक है, इसको ये करो। इसमें आपको वो एपीटीसीएल का पुराना क्वेश्चन पेपर चाहिए, सिलेबस चाहिए, सिलेबस दिया हुआ है, यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो PDF पे, ठीक है? ओल्ड क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है स्टडी मटेरियल के अंदर, है ना? और बहुत सारे वीडियोस भी है, आप वीडियोस देख सकते हो, पुराना वीडियोस जो भी है वो सारे वीडियोस है यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी बहुत सारा वीडियो है, स्किल ट्रेनिंग का वीडियो दिया हुआ है। सो यू कैन एक्सेस दिस वन। मेनली आपको क्या करना है कि आपका बैच को एक्सेस करना है। बैच में टेस्ट होगा, वो सारे टेस्ट यहाँ पे मिलेगा। जो रिकॉर्डिंग वीडियोस होगा वो आपको इस वीडियोस में, अभी कोई वीडियो नहीं है यहाँ पे, हम लोग ऐड करते रहेंगे। तो यहाँ पे जो क्लास का रिकॉर्डिंग वीडियो है यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है? वीडियोस के अंडर पे मिलेगा। ओके, स्टडी मटेरियल कुछ PDFs देंगे, स्टडी मटेरियल देंगे, वो सारे आपको इसी बैच के अंदर ही मिलेगा। क्लियर? और एक स्टडी मटेरियल बाहर है जो ओपन फॉर ऑल है, फ्री है, तो दैट इज देयर, इसमें भी है।
लेकिन यहाँ से आपको सारे चीजें आपके काम का चीज देखो, बहुत सारी चीजें मिलेगी, ठीक है। यूट्यूब में भी बहुत कुछ मिलेगा, स्टडी मटेरियल बहुत मिलेंगे, बुक्स बहुत सारे मिलेंगे। पजल नहीं होना है, सिस्टमेटिकली चलो, बढ़िया से प्रिपरेशन करो। आप मेरे साथ चलोगे, मैं गारंटी लेता हूँ आपका कि आपको एग्जाम क्लियर करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में जाके आप पजल हो गए, बट मैं जो बोलता हूँ उस चीज को समझने की कोशिश करना। नहीं समझ में आता है, नहीं समझ में आता है तो बताओ मेरे को कि सर ये चीज मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। उसका मेरे पास 101 तरीका है, आपको समझाने का 101 तरीका है, जिससे आपको पूरा का पूरा क्लियर होगा, समझ में आएगा, दिमाग में रहेगा वो बात। मैं इतना नहीं पढ़ाता हूँ एक साथ में कि वो आपका एक गद्दा बन जाए और आप जाके स्टोर करके रखो। मैं यहाँ पे बिलीव करता हूँ कि यहाँ पे अगर आए हो तो आपको सीख के जाना है, और उतना सीखना है जितना आप प्रैक्टिस करो, आपके दिमाग पे रहे, मेमोरी में रहे, और कहीं पे भी आप इम्प्लीमेंट कर सको चीजों। क्लियर? हाँ बोलो बोलो सर। बैच कोड तो इनवैलिड দেখাই আছে। बैच कोड तो मैं ऊपर से आइलो रबा, याते दिया আছে जुलाई बैच, सितंबर बैच। सितंबर बैच और बैच कोड होबो APDCL EE SEPT 21। বাকি কেজনে জয়েন কৰিছে তো এইটো কোড ইউজ কৰি। আহিছে এজনৰ আহিলে এতিয়া জয়েনিং ৰিকুৱেষ্ট অনুৰাগ পাল। সো একসেপ্টেড। সো তোমালোকে যেতিয়া কোড পঠাবা তেতিয়া ইয়াতে ৰিকুৱেষ্ট আহি যাব, ঠিক আছে। সো ইউ ডু দিস, সবে জয়েন কৰা। নাও আজি আৰু অলপ কথা পাতিম দেই, বোৰ নহবা, অলপ পেশেন্স ৰাখিব লাগিব যদি তোমালোকে এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছা, ঠিক আছে। এনে জেনাৰেল কথা পাতিম, শিকাৰ কাৰণে নহয়, ঠিক আছে। কি কৰিলো কি নহয় ফৰ্মুলা মনত নাই, কথা নাই, that doesn't matter. what matters আমি কিবা বস্তু বুজি পালো না নাই, আমি কি পঢ়িব খুজি আছো, ইলেক্ট্ৰিক্যাল ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়ি আছো। ইলেক্ট্ৰিক্যাল ইঞ্জিনিয়াৰিংত আমি কি বস্তু লৈ ডিল কৰিম, আমি যি বস্তু লৈ ডিল কৰিম সেইটো হৈছে চাৰ্জেস। চাৰ্জ কৰ পৰা আহিল তাৰ ওপৰতে আমি চিন্তা কৰি আছো কি এই চাৰ্জটো কি হয়, কেনেকা আহে, কিয় আহে। সো সেইটো আমি দেখা পালো এটমিক মডেল। নাও I am summarizing today's class, समराइजिंग द टुडेज क्लास, ठीक है। इस चीज को समझ लो। क्या समझना है कि हमको चाहिए था भाई ये जो चार्ज होता है, ये चार्ज क्या चीज है, उसको वो आता कहाँ से, उस चीज को हमको पकड़ना था। तो हमने देखा था कि भाई एटम्स से आता है, और एटम्स के अंदर क्या होता है, अगर आंख बंद करके देखे तो एटम्स के अंदर होता है एक न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। बढ़िया से समझना अभी, ठीक है। सो क्या होता है भाई न्यूक्लियस के अंदर, हाँ न्यूक्लियस के अंदर तो पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज कितना का होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम का चार्ज होता है। अच्छा, तो इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन्स है, और प्रोटॉन्स के नंबर को ही हम एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं। अच्छा, और क्या देखना है कि प्रोटॉन का मास कितना है, फिर मास होता है 1.6 × 10⁻27 kg। इतना तो हो गया न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में और क्या चीज मिलेगा, न्यूक्लियस में मिलेगा आपको न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होगा, न्यूट्रॉन का चार्ज होगा 0, लेकिन उसमें मास कितना होगा, मास विल बी सेम एज प्रोटॉन, 1.6 × 10⁻27 kg। अच्छा, और क्या देखा हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, क्योंकि वो घूम रहा है इसीलिए वो स्टेशनरी नहीं है, इसीलिए क्या है कि वो एक ऑर्बिटल पे एक एनर्जी के साथ मूव कर पा रहा है। अच्छा, तो वो एनर्जी कितना होता है, उस एनर्जी का हमने फॉर्मूला निकाला कि इतना एनर्जी होता है। कितना होता है, किसी भी एक लेयर पे अगर होगा तो -13.6, हमने क्या देखा था, Z²/n²। इतना एनर्जी, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पे रहता है, टोटल एनर्जी, इसीलिए वो घूमता रहता है इसके चारों तरफ। इतना समझ गए। अब क्या है कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन से कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये एनर्जी लेवल KLMN के हिसाब से हो रहा है।
तो मैक्सिमम जो हमारे काम का है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है 2n²। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल मतलब क्या? इसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल, है ना। आउटर मोस्ट शेल को बोलते हैं वैलेंस शेल। इसमें कितना होता है? 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होता है? क्योंकि आप बोल रहे हो एक तरफ से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है 2n²। 2n² अगर होगा तो के शेल में होगा 2, एल शेल में होगा 8, एम शेल में हो जाएगा 18 और एल शेल में हो जाएगा एन शेल में हो जाएगा 32। तो कहां से हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन 8 मिल रहा है मुझको आउटर मोस्ट शेल में? आउटर मोस्ट शेल में तो ज्यादा मिल रहा है। नहीं, शेल क्या है? शेल इज सब डिवाइडेड। सब डिवाइडेड किस पे? एस पी डी एफ, इसमें सब डिवाइड किया हुआ है। शेल के अंदर भी शेल है और ये 3 डायमेंशनल में घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन का कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन नहीं बता सकते हैं। हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से देखा था कि प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है उतना ही हम बता सकते हैं। उसके अंदर अभी तक जा नहीं पाए कि एग्जैक्ट पोजीशन बता सके इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। अच्छा, तो ये जो सब शेल्स है, सब शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है? मैक्सिमम एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। ये कैसे मिल गया आपको? ये मुझको मिला 2 × 2l + 1 इस फॉर्मूला से। ये एल क्या चीज है? एल इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो एल का वैल्यू कितना होता है? एल का वैल्यू होता है 0 से लेकर n-1 तक। ये n क्या चीज है? n है आपका शेल का नंबर। अच्छा जी, इस टाइप से होता है डिस्ट्रीब्यूशन। इस टाइप से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हो तो क्या कैसे करेंगे? 1s, उसके बाद ये तो 2 है तो 1 एक नंबर शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन वो भर जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? 2s और 2p। तो 2s पे 2, 2p पे 6। ये सेकंड शेल जो सेकंड पीरियड है आपका पीरियोडिक टेबल का, सेकंड पीरियड में कितना एलिमेंट? 8 एलिमेंट हो गया आपका 8 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ता है, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पकड़ता है ना। अब क्या है कि जो थर्ड शेल होगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 3s, 3p और 3d और फिर आएगा 4s, 4p, 4d। अब मेरे को बताओ कि ये जो 3p है यहाँ पे 2, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 10, तब तो हो जाएगा कितना? 18। के एल एम शेल में हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स होने से तो आउटर मोस्ट शेल में हो जा रहा है ज्यादा। आउटर मोस्ट शेल पकड़ेगा 8। एक्चुअली क्या होगा? ये 3d का एनर्जी 4s से ज्यादा होगा। तो पहले 3p के बाद कौन सा फिलअप हो जाएगा? 4s फिलअप हो जाएगा। तो जैसे ही 3p6 तो 3s2 और 3p6 में हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। और ये 8 इलेक्ट्रॉन के बाद ये जब 8 इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में फिलअप होगा, सॉरी थर्ड शेल ना, ये वाला शेल, इसमें जब 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे उसके बाद आपका 4s पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो आपका बैलेंस शेल कौन सा बन गया? NH शेल बन गया, फोर्थ शेल। थर्ड शेल के ऊपर एक लेयर बन गया, है ना। और उसके बाद जब एनर्जी आएगा वो फिर से जाके 3d यहाँ पे और 10 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो इसके ऊपर तो ये वाला शेल मिल गया। और ये जो 3d ब्लॉक आप देखोगे पीरियोडिक टेबल पे, ये 3d ब्लॉक, 3d बोल रहा हूँ, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये सारे अपने ट्रांजिशन मेटल्स है। डी ब्लॉक के जितने एलिमेंट्स मिलेंगे आपको वो आपके ट्रांजिशन मेटल्स मिलेंगे। आप पीरियोडिक टेबल भूल चुके हो, मेरे को पता है। थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ। ये होता है एस ब्लॉक जिसमें 2 पीरियड होंगे और इसके बाद मिलेंगे आपको सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल। और फिर यहाँ पे मिलेगा आपको पी ब्लॉक। पी ब्लॉक जो है आपके यहाँ पे आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, हाँ, और बोरॉन। सो ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन ये सब अपने मेटलॉइड्स मिलेंगे और बाकी सारे क्या है? नॉन मेटल्स मिलेंगे। इस साइड में नॉन मेटल्स मिलेंगे, इस साइड में सारे मेटल्स मिलेंगे। यही तो है एलिमेंट। पूरे यूनिवर्स को घूम के आ जाओ तो अभी तक इंसानों को जितना पता चला है कि हमको टोटल 118 एलिमेंट ही मिले हैं पूरे यूनिवर्स में।
उससे ज्यादा तो कोई अभी तक हम इंसान नहीं जानते हैं। नहीं है ऐसा बात नहीं है, हो सकता है ये पूरा थ्योरी ही चेंज हो जाए किसी दिन, लेकिन अभी तक हमको जितना पता है उसके हिसाब से 118 एलिमेंट ही है। और ये 118 एलिमेंट में हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है मेटल, एक होता है मेटलॉइड, एक होता है नॉन मेटल। और मेटलॉइड जो है वो नॉन मेटल और मेटल के बीच का है। और उसमें से हम क्या कर रहे हैं, सिलिकॉन और ये जर्मेनियम, ये 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनको हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं एज सेमीकंडक्टर, और उसमें से भी सिलिकॉन सबसे ज्यादा यूज होता है। आपने जर्मेनियम बहुत कम सुना होगा यूज होते हुए, सिलिकॉन सबसे ज्यादा यूज होता है। अब सवाल यहाँ पे आएगा आपको कि सिलिकॉन क्यों ज्यादा यूज होता है, क्योंकि सबके अगर आप बोलते हो कि सेमीकंडक्टर के लिए वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, 4 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। और अगर सिलिकॉन के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन है तो जर्मेनियम पे भी 4 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन पे भी है। सो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, है ना। तो इस टाइप से तो सबके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन है। तो सारे के सारे क्यों यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जब आप देखोगे कार्बन को, तो कार्बन में आपका जो एनर्जी गैप है ना, इट इज इन बिटवीन योर 5 to 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का एनर्जी गैप कितना है, 5 to 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिलिकॉन का कितना है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जर्मेनियम का कितना है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो डाटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, क्योंकि कार्बन का गैप एनर्जी ज्यादा है, इसलिए इसको सिलिकॉन सेमीकंडक्टर की तरह हम यूज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सिलिकॉन का और जर्मेनियम का 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से नीचे है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से नीचे है, तो हम इसको सेमीकंडक्टर यूज कर पा रहे हैं। और क्योंकि सिलिकॉन दुनिया में बहुत ज्यादा मिलता है, एबंडेंट, जर्मेनियम से ज्यादा मिलता है, और उसका थर्मल लिमिट और भी कुछ बातें आएंगी जो मैं दूंगा आपको डाटा, जिसके चलते क्या होता है कि सिलिकॉन जो है वो अच्छा सेमीकंडक्टर और चीप सेमीकंडक्टर बनता है। इसीलिए हम सबसे ज्यादा सिलिकॉन ही यूज करते हैं। बाकी सारे भी यूज होते हैं लेकिन कम यूज करते हैं। और कार्बन को तो यूज कर ही नहीं सकते हो, वो एक नॉन मेटल है, नॉन कंडक्टर है। ठीक है, समझ में आया? कुछ समझ में आया है ना? हाँ, ইলেক্ট্ৰন এটা নিজৰ এটা অৰ্বিটাল ঘূৰে, তোৰ যোনটো কাইনেটিক এনাৰ্জি তাক লাগে সেইটো ক'ৰ পৰা ডিৰাইভ হয়? অম্লান মই বুজি পোৱা নাই, অলপ ভালকে কোৱা। এটা ইলেক্ট্ৰনে যেতিয়া নিজৰ অৰ্বিটাল ঘূৰিব তাক যোনটো কাইনেটিক এনাৰ্জি লাগিব ই ক'ৰ পৰা ডিৰাইভ কৰিব? আৱাজটো ভালকে অহা নাই আছে, মই বুজি পোৱা নাই। ইলেক্ট্ৰনটো যেতিয়া ঘূৰিব কি ক'লা? মানে ই ঘূৰিব কাৰণে কাইনেটিক এনাৰ্জিটো ক'ৰ পৰা ল'ব? কাইনেটিক এনাৰ্জিটো ক'ৰ পৰা পাব? তো when electron moves, এই যে কাইনেটিক এনার্জি, this kinetic energy is provided, it is provided by the electrostatic force, it is provided by the electrostatic force. এতিয়া কথা হল ইয়াতে দুটা বস্তু আমাৰ বুজিব লগা কথা আছে। এক নম্বৰ কথা হল কি আমি এটো এক্সপেৰিমেন্ট কৰি উলাইছো কি এনেকুৱা স্ট্ৰাকচাৰত এই ইউনিভাৰ্সটো বনিছে। আমি মানুহে এই বস্তুটো বনোৱা নাই, এনেকুৱা বনিছে হেতুৰ ওপৰতে আমি ষ্টাডি কৰি আছো। Now we are trying, see what we are trying to do, we are trying to explain the thing scientifically ki eneka বস্তুবোৰ বনে যোনটো নেচাৰত আছে হে বস্তুটো আমি এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰিম। যেনেকা নেচাৰত আছে হে বস্তুটো এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰিম। Now if you ask me ki sir why a charge, when there is a charge, why it creates a field around it, so it has no answer right now to any human being, किसी को पता नहीं है। ये इसका प्रॉपर्टी है कि अगर एक चार्ज होता है तो उसके चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट होता है। इसीलिए पहले ही मैंने बोला कि ये जो फील्ड है ये यूनिवर्स का पार्ट है। ये क्यों बनाता है, ये सिर्फ और सिर्फ वो जिसको आप ऊपर वाला बोलते हो वही जानता है कि एक चार्ज अगर रहता है तो उसके चारों तरफ फील्ड क्यों बनता है।
हम इंसान, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि अगर वहां पे एक चार्ज है तो उसके चारों तरफ फील्ड बनता है। हम ये एक्सपेरिमेंट करके हमने देखा है कि ये जब चार्ज मूव करता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। समझ में आया? अब इसको जो काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है, कहां से मिल रहा है? ये ऊपर वाले से मिल रहा है। हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जो है यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर पा रहा है, देखो पहले क्या था, एकदम शुरुआत पे जब इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स का बात आया और एक्सप्लेन करने की कोशिश की लोगों ने कि भाई ये कहां से आया, ये कैसे बनता है। आपको पता है ये एक्सपेरिमेंट कब शुरू हुआ? 400 BC, 400 बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो इतना पहले जो 400 बिफोर क्राइस्ट से जब हमने हमारे लोगों ने सोचा कि भाई ये मैटर कैसे बनता है, मटेरियल कैसे बनता है, तो तब लोगों ने ये जाना कि जो मटेरियल बनता है, सॉलिड बॉडी है, कुछ भी है, वो एक सॉलिड छोटे से एकदम माइन्यूट पार्टिकल से ये यूनिवर्स बना हुआ है और इसको दिखाई नहीं देता है। और जो छोटा चीज होता है इसी को एटॉम्स बोलते हैं। उसके बाद 1800 सेंचुरी में पहला जो आपका डेल्टन्स एटॉमिक मॉडल आया और डेल्टन्स ने बताया कि भाई ये जो है ना एटम्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स तब तक नहीं आया था, तो एटम्स का मॉडल इस तरीके से होगा कुछ। फिर थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया 1890s में। उसके बाद 1910 में रदरफोर्ड, ये एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा रदरफोर्ड का। और रदरफोर्ड ने बताया कि अपना गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट पढ़ा था हमने, कि बताया गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट करके कि भाई एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है। रदरफोर्ड का जो पोस्टुलेट्स था उसके हिसाब से, क्योंकि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि सारे के सारे रेज पास हो रहे हैं, सिर्फ बीच में से कुछ रेज घूम के आ जा रहे हैं। इसका मतलब कि बीच में पॉजिटिव चार्ज है और बीच बीच में क्या हो रहा है, स्कैटर्ड हो रहे हैं, रेज जो है स्कैटर्ड हो रहे हैं। तो इन्होंने ये बताया कि भाई पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस है वो बीच में है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो है वो घूम रहे हैं चारों तरफ। अब इन्होंने ये नहीं बता पाए कि ये जो क्या कहते हैं इसको, इसका कुछ लिमिटेशंस था रदरफोर्ड का। और रदरफोर्ड के ऊपर रदरफोर्ड ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे कि एग्जैक्टली ये इलेक्ट्रॉन आके क्यों यहाँ पे मिल नहीं जाता है। ठीक है, तो लोगों ने यही उनसे सवाल किया कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है बीच में न्यूक्लियस और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, आई थिंक मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ तो देखना पड़ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पे, शायद से रदरफोर्ड के हिसाब से ये वाला स्टैटिक चार्ज था, आई हैव फॉरगॉटन, आप लोग देख सकते हो अगर चाहिए तो। सो अगर स्टैटिक चार्ज है तो ये गिर जाता है यहाँ पे। फिर उनके बाद रदरफोर्ड के बाद बोर्स एक्सपेरिमेंट आया, है ना, और फिर बोर ने वो प्लेनेटरी मोशन का, हाँ बोर ने प्लेनेटरी मोशन का आइडिया लगाया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये घूम रहा है। अब ये अगर घूम रहा है तो इसमें क्या होगा, ये काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, और इसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या हो रहा है, ये चाहता न्यूक्लियस पे आके मिल नहीं रहा है, जैसे अपना सोलर सिस्टम में अपना धरती घूम रहा है, सूरज से जाके मिल नहीं रहा है, एक खिंचाव है। तो यहाँ से फिर एक्सपेरिमेंट करके जो मैंने दिखाया आप लोगों को कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, दैट सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे लग रहा है इस इलेक्ट्रॉन पे, और अगर यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन चाहता है कि बाहर की तरफ जाए, और हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा होगा, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे रहा होगा। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर देता है तो हमने एक्सप्लेन करके थोड़ा देर पहले आप लोगों को दिखाया कि किस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर बाइंडिंग है, इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये एनर्जी जो प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से। अब थोड़ा सा मैं बताऊं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बार बार बोल रहा हूं, तो कोई भी चार्ज ना आप इस दुनिया में कहीं पे भी, जब एक चार्ज हम बोलते हैं कि चार्ज एक रहता है,
समझना बात को, तो उसके चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट होता है। अब कैसे पता चला कि फील्ड क्रिएट होता है? क्योंकि कैसे पता चला फील्ड क्रिएट होता है? क्योंकि यहाँ पे दो चार्ज अगर हम सेम पोलैरिटी के रखते हैं तो एक चार्ज दूसरे चार्ज को क्या करता है? रिपेल करता है। अगर ऑपोजिट रखते हैं तो अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब दोनों चार्ज के का एक फील्ड है, एग्जिस्ट करता है, ये वाला फील्ड है ना। और अगर दो फील्ड है और इसमें अगर कुछ ताकत लगती है तो हमको पता है यहाँ पे कोई एक फोर्स जो लग रहा है वो फोर्स कितना होगा। ये फोर्स आपको कोलम्स लॉ से पता चला Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। तो इनका कांस्टेंट क्या है? इनका कांस्टेंट निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन। अगर सेम चीज आप मैग्नेटिज्म में देखोगे, M1 और M2 अगर दो पोल रख देते हो, मैग्नेटिक पोल, और इनका भी अगर फील्ड देखते हो और दोनों मैग्नेटिक पोल के बीच का जो फोर्स है उस फोर्स को अगर आप देखते हो तो वो फोर्स कितना मिलेगा? M1 M2 बाई R स्क्वायर मिलेगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा? 4 पाई म्यू। ये म्यू क्या है? म्यू को बोलते हैं परमियाबिलिटी, परमियाबिलिटी। और एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? परमिटिविटी, परमिटिविटी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का बात जब करेंगे, चार्ज की बात करेंगे, तो हम परमिटिविटी बोलेंगे। और ये क्या दिखाएगा? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम पे आपको चार्ज रख रहे हो और उस मीडियम का क्या इफेक्ट हो सकता है, कितना चार्ज वो पकड़ के रख सकता है। सिमिलरली परमियाबिलिटी क्या दिखाएगा? परमियाबिलिटी दिखाएगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स, वो पर्टिकुलर मटेरियल कितना उसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स को जाने देता है, कितना वो फील्ड को पकड़ के रख सकता है, फील्ड स्ट्रेंथ कितना रख सकता है वो अपने आप। तो ये मटेरियल जिस मीडियम पे आप रखोगे वो पोल, वो मीडियम का प्रॉपर्टी बताएगा आपको परमियाबिलिटी, मीडियम का प्रॉपर्टी बताएगा परमिटिविटी। और इस चीज को धीरे धीरे करके और बढ़िया से समझते रहेंगे हम लोग। सिर्फ आज के लिए इतना काफी है, आप जानो कि यहाँ पे भाई फोर्स एक्ट होता है, और जो फोर्स एक्ट होता है उसको कोलम्स लॉ कहते हैं। दोनों के दोनों कोलम्स लॉ है, दोनों के दोनों, मैग्नेटिज्म में भी कोलम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी कोलम्स लॉ। और सिमिलर टाइप ऑफ एक फॉर्मूला मिलेगा जब आप टेरेस्ट्रियल बॉडी की बात करोगे, कि यहाँ पे अगर ये Q की जगह पे मैं सन पकड़ लूं और दूसरा Q की जगह पे अर्थ पकड़ लूं, है ना, या फिर अर्थ और मून पकड़ लूं, तो ये मून इस धरती के चारों तरफ घूम रहा है, अर्थ इस सन के चारों तरफ घूम रहा है। तो इनके बीच का जो फोर्स है, दैट फोर्स इज गिवन बाय M1 M2 बाई D स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, कैपिटल G का ही इस्तेमाल करते हैं। और ये फॉर्मूला किसने दिया? ये फॉर्मूला हमको दिया न्यूटन ने, सर। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सर, हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन है। बोलो सर, ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम रहता है क्या, माने क्वांटिटी में? नहीं, कैसे सेम होगा? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैसे सेम होगा रे? और कहाँ सेम मिला आपको? अभी जो हमने निकाला इलेक्ट्रॉन का, तो वहां पे हमको क्या मिला? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में आधा मिला ना। देखो काइनेटिक एनर्जी कब आता है? काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी में, काइनेटिक एनर्जी तभी पैदा होता है जब वो मूव कर रहा है, जब वो मोशन में आ रहा है। इसमें जब कोई एक वेलोसिटी आ रहा है, और कितना होता है वो हमको पता है, 12 mv² होता है। और पोटेंशियल एनर्जी कब आता है? पोटेंशियल एनर्जी कोई भी चीज कहीं पे रुका हुआ है, किसी एक हाइट पे, डिस्टेंस पे, अगर मैं बोलता हूँ कि इतने डिस्टेंस पे है, एज पे है, एक बॉडी है m मास का, तो धरती से अगर कंपेयर कर रहे हैं इतना है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा? वो आएगा mgh, वेट इनटू हाइट, है ना। g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये सारी बातें हम पढ़े थे लेकिन अभी याद नहीं है। सो दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमेशा किसी भी चीज का अगर देखोगे तो वो होगा 12 mv²। पोटेंशियल एनर्जी mgh। यहाँ पे mgh तो नहीं होगा। यहाँ पे ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कौन दे रहा है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही दे रहा है ना।
हाँ बोलो अजीज। क्या था, मतलब क्लास खत्म होने से पहले आप अगर एक बार बोल देते तो अच्छा होता। क्या चीज? रेक्टिफायर का हाफ वेव फुल वेव? हाँ फिल्टर सर्किट विद फिल्टर सर्किट। विथ फिल्टर सर्किट। अभी तो 8 बज गए रे, अभी तो मेरा दूसरा क्लास शुरू हो जाएगा। 8 बजे से मेरा जॉब जिम का क्लास रहता है ना, तो एक काम करता हूँ तुमको क्या है, कल भाई है क्या तुम्हारा? मैं देखता हूँ 9:30 तक मेरा ये क्लास खत्म होगा। 8 बजे से 9:30 10 बज जाता है। उसके बाद अगर पॉसिबल नहीं होगा आज, सॉरी, ठीक है। सो क्या बताएं इसके ऊपर? वाइवा है कि टेस्ट है? मैं आपको कुछ वाइवा है ना? चलो क्या करें तो टाइम भी कम। चलो मैं देखता हूँ, मैं तुमको कुछ नहीं तो मटेरियल भेज देता हूँ, ठीक है। I'll try। प्रोजेक्ट के ऊपर क्या प्रोजेक्ट किया? प्रोजेक्ट क्या था? एक काम करो, क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। अजीज एक काम करो, मेरे को फोन करो, मेरा नंबर रख लो 9435903266, ठीक है। 9435903266। अभी क्लास शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी तो करके नहीं है। एक काम करो, आप मेरे को व्हाट्सएप करो, आपका प्रोजेक्ट बताओ और आपका सवाल बताओ, क्वेश्चंस बता दो, ठीक है। आपका जो डाउट है वो 1-2 क्वेश्चंस बता दो, मैं आपको रात को नहीं तो व्हाट्सएप कर दूंगा, क्लियर। अभी पॉसिबल नहीं होगा, क्लास शुरू होने देरी हो रहा है। 9435903266 इसमें व्हाट्सएप करो पर्सनली। चलो बाय बाय, कल मिलेंगे सब, कल फिर से 6:30 बजे, ठीक है। 6:30। ओके सर। थैंक यू सर। हाँ बाय बाय। और सब लोग ग्रुप ज्वाइन कर लेना, बैच ज्वाइन कर लेना।